हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम नंबर 1 चैनल क्लासेस में। जैसा कि फर्स्ट चैप्टर के बाद हम लोग सेकंड चैप्टर पे आ चुके हैं। आप लोग के डिमांड के अनुसार प्लीज सर आप जल्दी जल्दी रिवीजन करा दीजिए, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दीजिए जो हम लोग के एग्जाम में 100% आएंगे। तो बिल्कुल बच्चों, आज का बैच हमारा बिल्कुल आपके लिए है। ये वीडियो स्पेशली अपनी लोगों के लिए जिनकी तैयारी नहीं हो पा रही है। सर हम किस तरीके से तैयारी करें, कौन कौन सी सारी चीजों को याद रखें, बहुविकल्पी क्वेश्चन कौन से है, अति लघु कौन से है और आंकिक कौन से आएंगे, दीर्घ कौन से आएंगे। तो आप बच्चों बिल्कुल हो जाओ तैयार, कॉपी पेन निकाल लो। अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे टेलीग्राम या किस पे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम बिल्कुल ऑनलाइन है आपके आंसर को देने के लिए। तो बिल्कुल हो जाओ तैयार बेटा। अगर कोई दिक्कत है तो फास्ट फास्ट, जितनी जल्दी आप बोलेंगे उतनी जल्दी क्लियर होगा, उतनी जल्दी हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 2 विलियन। चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था क्लास 12th के लिए थी। आज हम क्लास 12th यूपी के लिए आए हैं। विलियन नंबर 2 चैप्टर क्या है, जल्दी से कॉपी निकाल लीजिए कि क्लास 12th की वीडियो है। जो बच्चे बिल्कुल छूट गए हैं, नहीं पढ़ पाए हैं, उन बच्चों के लिए अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो मुझे जरूर मैसेज कीजिएगा। फास्ट बेटा फास्ट। अब जैसा कुछ बच्चों का डिमांडेबल होता है कि सर प्लीज इंग्लिश में भी बताइए, तो बेटा ये बैच यूपी बोर्ड के लिए, लेकिन अगर इंग्लिश में भी जानना है तो बिल्कुल मत घबराइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज क्या होगा जब 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज को घोला जाए। अब जैसा कि ट्रिक क्या करे, ग्लूकोज हमारा विलेय है और जल हमारा विलायक है। अब जैसा कि हमसे मोल प्रभाज पूछा है तो मोल प्रभाज याद आती हमें क्या याद आता है? मोल प्रभाज मतलब मोलों की संख्या। किसकी मोलों की संख्या? विलेय और विलायक के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या को हम लोग किससे दिखाते हैं? स्मॉल n इक्वल टू W अपॉन MW। अब जैसा कि आप देख लीजिए बेटा, यहां जल है, जल का फॉर्मूला मेरे बच्चे जानते हैं H2O। इसका निकालेंगे 2 और 16 हो जाएगा कितना? 18। ग्लूकोज C6H12O6। याद करिए, अगर C6H12O6 का निकालेंगे तो लगभग कितना आएगा बताइए जल्दी। ग्लूकोज का अणुभार बताइए। अगर कोई डाउट है तो मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, तो देखो ग्लूकोज का 6 कार्बन था तो 12 का 6 में गुणा करते तो 72 हो गया। 72 12 84 और 16 छक्का कितना? 96। तो टोटल ये आ गया 180 ग्राम। मुझे चाहिए विलेय के मोलों की संख्या, तो क्या स्मॉल n 90 बटा 18 मतलब काट के 18 पंजे 90, ये आया विलेय का मोल। अगर विलायक के मोलों की बात करें तो 1.8 ग्राम, तो 1.8 बटे 180, इसको काटो तो जैसा कि आप देख सकते 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 0.01 आएगा। क्या? ये विलायक जिसको हम कैपिटल N से दिखाते हैं, ये विलेय जिसको हम स्मॉल n से दिखाते हैं। अब हमसे क्या पूछा है? मोल प्रभाज। मोल प्रभाज अगर हम निकालेंगे तो मेरे बच्चों को याद होगा कि मोल प्रभाज के लिए हम लोग क्या करते थे? स्मॉल n बटा n प्लस n। याद करिए, मोल प्रभाज का फॉर्मूला था, अगर विलेय का मोल प्रभाज है स्मॉल n बाई क्या? n प्लस कैपिटल N। स्मॉल n है 5 बाई 5 प्लस 0.01। बताइए, तो ऊपर है 5 और नीचे है 5.01। भाग करने पर आंसर क्या आएगा इसका? हमसे पूछा है ग्लूकोज का मोल प्रभाज बताना है, स्मॉल n बाई n प्लस कैपिटल N। बताइए
ठीक है, आ गया। तो ये आएगा कितना, 0.00019। क्लियर? इसी वाले फॉर्मूले से याद करिए, अगर विलायक का करते तो xn इक्वल टू कैपिटल N बाई n+1, और मेरे बच्चे जानते हैं मोल प्रभाज को जोड़ देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि एक मोलल जलीय विलयन में विलेय का मोल प्रभाज कितना होगा। अब जाहिर सी बात है, एक मोलल है तो एक मोलल जलीय विलयन में विलेय का मोल प्रभाज, तो विलेय का हम मान कि ये जल है तो 18, एक विलयन है तो मतलब बटा 1000। अब 1000 का इसमें भाग दीजिए तो कितना आया, 0.018। बताओ बेटा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 या 4, सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है नंबर 4। ये कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे बीएससी हो, पॉलिटेक्निक हो, ये तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन अभी हम बात करेंगे इसकी कि यदि 1000 ग्राम विलायक में 18 ग्राम क्या हो, ग्लूकोज में विलेय हो, मतलब विलायक की मात्रा कितनी, 1000, विलेय की मात्रा कितनी, 18, तब क्या होगा बताइए। विलयन का मोलर कितना होगा, तो यहां पे 18 ग्राम ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का फॉर्मूला निकालते C6H12O6, अणुभार निकालते तो आ जाता 180, मोलर निकालते तो क्या आता, N बराबर कितना बेटा, 18/180, कितना, 1/10। हमें विलयन का मोलर निकालना है, तो मोलर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसके द्रव्यमान से इसको भाग करेंगे, क्योंकि 1000 ग्राम है तो 1 आता, तो 1 मोलर का क्या आया, 1/10 मतलब क्या, 0.1 मोलर। इजी। ये तो सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है कि शुद्ध जल की मोलरता। अब जैसा कि शुद्ध जल है, शुद्ध जल मतलब क्या, 1000 ग्राम विलायक में विलेय है, तो 1000/18 काटो, 500/9, 9 को 5 से भाग दे दो, 9 पूरे 45, फिर 5 आया, फिर 9 पूरे 45, फिर 5 आया, इस तरह 5 5 आएगा, या 5 6 मान लो, तो इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा क्या, 55.56। बताइए क्या ये बात मेरे बच्चों को समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो आप यस सर में आंसर दीजिए, अगर कोई डाउट है तो मुझे जरूर बताइए। ओके, शुद्ध जल की मोलरता आ गई। आप स्क्रीनशॉट खींच भी सकते हैं, अगर आपको डाउट्स है तो मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं अगर कोई डाउट है तो। अब देखिए हम बात करेंगे सबसे पहले दो बहुविकल्पी, उसके बाद आंकिक की। जैसा कि बहुविकल्पी क्वेश्चन कह रहा है कि 0.2 m, m मतलब क्या, मोलरता। H2SO4 विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में कितनी होगी। अब याद करिए, अगर हम H2SO4 का निकाले तो H2SO4 का निकालो तो H2SO4 2, 32 और 64, मतलब ये हो गया कितना, 98, है ना। अब हमसे पूछिए ग्राम प्रति लीटर, मतलब हमसे क्या पूछा, नॉर्मलता। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं नॉर्मलता बराबर क्या, मोलरता गुणे संयोजकता। नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे अणुभार उसका।
तो मोलरता 0.2, अणुभार आया 98, गुणा करके कितना 19.6। लास्ट क्वेश्चन है कि किसका वाष्प दाब न्यूनतम होगा। ठीक है, तो बच्चों याद रखिएगा, न्यूनतम उसी का वाष्प दाब होगा जिसकी विलयन की सांद्रता अधिक होगी। तो आपके पास है 0.1 विलयन, फिनॉल विलयन, सुक्रोज विलयन, सोडियम क्लोराइड का विलयन, 4-5 चीजें हैं। अब हमको पूछा है किसका वाष्प दाब न्यूनतम होगा। देखिए, तो याद रखिए वाष्प दाब क्या, जिसमें बेसिकली हाई धातुओं की मात्रा अधिक हो। तो फिनॉल और सुक्रोज तो नहीं आएंगे, तो 100% कौन आएगा, BaCl2, क्योंकि सांद्रता के अकॉर्डिंग हम उसकी क्या बताते हैं, वाष्प दाब, जिसमें सांद्रता अधिक होगी वही उसका वाष्प दाब न्यूनतम बताएगा। बताइए, इस लाइन में कोई दिक्कत है? इसके बाद हम लोगों से कह रहे हैं आंकिक प्रश्न, तो जल्दी से कॉपी निकालिए बेटा। आइए हम लोग आंकिक प्रश्न में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या करें, 5.58, देखिए 5.58 ग्राम सोडियम क्लोराइड, मतलब हमें दे दिया W का मान। W का मान दिया है कितना, ये W है, और सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl। अब NaCl का आप निकाल लेते तो MW निकाल लेते, 23 + 35.5, मतलब ये हो गया आपका 58.5। बताइए, ठीक है। हमसे पूछा है मोलरता। अब हम लोग मोलरता का फॉर्मूला क्या जानते हैं, मोलरता का फॉर्मूला जानते हैं, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। अब हम लोग याद रखें, अगर विलयन का आयतन ml में है तो गुणे हम क्या करेंगे 1000, अगर लीटर में होता तो डायरेक्ट वही लिख देते। तो यहां से हम इसका क्या निकालेंगे, आयतन, मोलों की संख्या निकालिए। स्मॉल n बराबर W बटा MW, मतलब 5.85 बटे 58.5, ये काट कर कितना आया 0.1, मोलों की संख्या हो गई 0.1 बटा विलयन का आयतन साफ साफ दिया है 200 ml गुणे 1000। 2 0 से 2 0 काट दो, 2 5 10, मतलब क्या 0.5 m। ठीक, अगर आपको सही लगा हो, समझ में आया, तो आप एक लाइन में क्लियर है सर या थैंक यू सर। अगर डाउट होगा तो मुझे जरूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। इस लाइन में कोई दिक्कत? इसी के जैसा आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी के जैसा एक क्वेश्चन है जो हम आपको दे दे रहे घर के लिए, आप घर से कर लीजिएगा। हम हिंट दे दे रहे आपको, क्या करें कि 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड KCl, तो आप पहले KCl का अणुभार निकालकर 15 बटा KCl का अणुभार लिख दीजिए। अब यहां चेंज करना नहीं है, लीटर में दे दिया तो भागे 1 कर दीजिएगा। और मोलरता की गणना, मोलरता का फॉर्मूला क्या, सेम, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन गुणे 100। थोड़ा सा अगर दिमाग लाएंगे तो ये 100% क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है एक विलयन में 40 ग्राम NaOH को, एक विलयन में 40 ग्राम NaOH को क्या किया गया,
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक विलियन में 40 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया तो इसकी मोलरता और नॉर्मलता, देखिए दो, मोलरता के साथ नॉर्मलता, तो भाई मोलरता का हिंट हम आपको दे दिए। अब हम नॉर्मलता कैसे निकालेंगे, तो हम लोग याद रखेंगे विलियन में 40 ग्राम NaOH है तो 40 ग्राम W, NaOH का निकालो 23, 16 और 1, इत्तेफाक से ये भी आ गया क्या 40, तो यहां N का मान निकाल लीजिए W बटा MW, कितना भाई 40 बटे 40 मतलब 1। यहां से मोलरता निकाल लेते, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या 1 बटा 500 गुणे क्या 1000, तो इसको इससे काट दो तो क्या आया 2 आया इसकी मोलरता। हमसे एक चीज और पूछा है, क्या नॉर्मलता, तो फंडा याद रखेंगे, फंडा क्या कहता है, नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे संयोजकता, ठीक है। अब यहां से मोलरता आपको दे दिया 2, संयोजकता NaOH का निकालोगे बच्चा तो Na का हो जाएगा प्लस और OH का हो जाएगा माइनस, तो यहां पे कितनी संयोजकता 1, तो ये भी क्या आएगा 1, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा 100%। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो मुझे तुरंत मैसेज कीजिएगा, हम आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे। कॉपी कर लीजिए, ओके। चलिए स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, फिर कॉपी करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल घुला है, विलयन की मोललता बताइए। अब बेटा याद रखिए, अभी तक हम मोलरता की बात कर रहे थे, अब हमारे पास आ गई मोललता। तो मोललता का फॉर्मूला क्या था, मोललता का फॉर्मूला ये था कि मोललता बराबर मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। अब याद रखिए, विलायक का भार अगर ग्राम में होगा तो गुणे क्या कर दीजिएगा 1000। हम मोलों की संख्या करें 100 ग्राम विलायक में, मतलब विलायक का दे दिया 100 ग्राम, नीचे हमें दे दिया ग्राम 100, तो ये हो गया 1000। इतना मोल घुले हैं, मतलब मोलों का मान दे दिया 1/10, तो इजी, ये नीचे आ जाएगा 1/10 गुणे 100 गुणे 1000, 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, 1 मोललता मतलब M, बताइए, ठीक है। ये इसका आंसर है। ये बात क्लियर है, तो आप एक लेवल के क्लियर है, तो एक क्वेश्चन और है, इस तरह हम लोग के आंखें अच्छे से हो जाएंगे, ओके। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और है आपके सामने, इसको हम दूसरे कलर से ले रहे हैं, ये वाला H2SO4 का एक नमूना 94% W/V, जिसका घनत्व दिया है आपको कितना, इतना। तो इस विलयन की मोललता, तो मोललता के लिए फॉर्मूला वही मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। तो हम सबसे पहले याद रखेंगे भार, और हम लोग जानते हैं भार बराबर आयतन गुणे घनत्व। अब क्वेश्चन में दो चीज दे दिया है, क्वेश्चन में दे दिया है हम लोग को
आयतन प्रतिशत है तो 100 हो गया, और घनत्व तो दिया है कितना 1.84, गुणा कर दो, मतलब 184 ग्राम हमारे पास क्या हो गया भार। अब 184 ग्राम में 94 ग्राम H2SO4 है कि नहीं? तो यहां से हम मात्रा निकाल लेंगे। 184 माइनस 94, तो अब 184 में से 94 घटाओ तो 90 ग्राम, या 1000 से भाग दे दो तो आएगा 0.09 किग्रा। अब देखिए बेटा, आधा क्वेश्चन हमारा सॉल्व। H2SO4 का हम पहले ही निकाल चुके थे, 2 32 64, मतलब ये हो गया हमारा 98 ग्राम, है कि नहीं? तो मोलों की संख्या, तो विलेय का भार 94 जैसा कि हम लोग निकाले, और मोलों की संख्या के लिए 98 अणु भार। हमें मोललता चाहिए, तो मोललता बराबर मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। अब मोलों की संख्या कितनी 94 बटे 98, और इन सबके भागे विलायक का भार कितना 0.09। अब इसी को आपको करना है सॉल्व। तो सॉल्व करने पर यह आएगा आपका 10.65 मोललता। ठीक है, अगर क्लियर है तो यस सर में आंसर दीजिए, अगर कोई डाउट है तो मुझे जरूर बताइएगा। ओके बच्चा, हम आगे चले। चलिए, ये तो हमारी थी आंकिक। अब हम कुछ बात करेंगे क्वेश्चन की। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन कह रहे हैं राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन लिखिए, इसकी सीमाएं भी लिखिए। दो चीज, एक तो राउल्ट का वाष्प दाब क्या है, और इसके साथ साथ इसकी सीमाएं क्या है। दो चीज, वाष्प दाब और सीमाएं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे राउल्ट के वाष्प दाब के नियम की। तो जो बच्चे नहीं पढ़े वो आज नोट कर ले, जो पढ़े उनका रिवीजन हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट के नियमानुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। बेटा इसको जल्दी से नोट कर लो, ये आपके अति लघु लघु दोनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि हम फॉर्मूला बात करेंगे, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट बराबर N1 बाई N1 प्लस N2, या इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट बराबर XN। ये मोल प्रभाज है, वो विलयन का वाष्प दाब है और वहां वाष्पशील विलयन की
दर है। अब एक चीज और आपसे कहा है, सीमाएं, लिमिटेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। सबसे पहला याद रखिएगा, यह केवल तनो विलयनों पर ही होता है। क्वेश्चन बनेगा किस पे लागू है, तो सिर्फ तनु विलयन पे लागू होगा। ओके, इसके साथ ही साथ रखिएगा कि केवल वाष्पशील पदार्थ, केवल अवाष्पशील पदार्थ के विलयनों पर लागू है। ठीक है, और तीसरा याद रखिएगा, वैद्युत अपघट्यों के विलयन, वैद्युत अपघट्यों के विलयन। तो बेटा जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, जल्दी जल्दी करेंगे तो हम लोग काफी आगे बढ़ सकेंगे। ओके, थोड़ा जल्दी जल्दी करिए, फास्ट फास्ट। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर, आंसर दीजिए। चलिए, आप स्क्रीनशॉट खींच लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक तथा ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। देखिए दो, एक ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक और एक ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक। अगर हम दोनों को समझे, कौन, ग्राम अणुक उन्नयन और ग्राम अणुक अवनमन। अब जैसा कि आप जानते हैं स्थिरांक है, कांस्टेंट है, तो इनको समझाने के लिए एक छोटा सा वर्ड है जो हम यूज करेंगे, आप कॉपी कर लीजिएगा, ये चीजें आपको हो जाएगी क्लियर। क्या कहा गया कि किसी विलायक के 1000 ग्रामों में, किसी विलायक के 1000 ग्रामों में किसी अवाष्पशील विलेय के 1 ग्राम अणु घोलने पर 1 ग्राम अणु घोलने पर उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है, उसके क्वथनांक में जो उन्नयन हो उसे ही ग्राम अणुक उन्नयन कहते हैं। इसे बच्चों केबी से दिखाते हैं। अब जाहिर सी बात है, बी फॉर बॉइलिंग, बॉइलिंग का मतलब बढ़ना, उन्नयन। आइए हम अवनमन की बात करें तो कहा गया किसी अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य के
वैद्युत अपघट्य के 1 ग्राम अणु, 1 ग्राम अणु को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर, दिख रहा है व्हाइट पे चला गया ना, घोलने पर विलायक के हिमांक में, विलायक के हिमांक में, मतलब फ्रीजिंग, बी फॉर बॉइलिंग मतलब उन्नयन, और यहां है फ्रीजिंग, हिमांक में जो अवनमन हो, होता है, उसे विलायक का, उसे विलायक का ग्राम अणु अवनमन कहते हैं। अब अवनमन है तो याद रखिएगा KF से दिखाएंगे, और उन्नयन है तो KB से दिखाएंगे। बेटा इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। इन दोनों लाइनों में कोई दिक्कत है तो बताइए मुझे। क्या यहां तक क्लियर हो गई? चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। क्या बेटा? परासरण तथा विसरण क्रिया में विभेद कीजिए। और समपरासरणी विलयन किसे कहते हैं ये आप याद करिए। हम इन दोनों का लॉन्ग आपको करवाए थे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। आप हमारे लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे तो ये दोनों चीजें आ जाएंगी कि परासरण तथा विसरण क्रिया में क्या अंतर होता है। जैसा कि परासरण क्रिया की बात हुई तो हमने आपको बताया था कि परासरण क्रिया के लिए अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है, विसरण क्रिया के लिए अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। परासरण की क्रिया अधिक से कम सांद्रता की ओर जाएगी और यह निम्न से उच्च सांद्रता की ओर आएगी। उसी तरह समपरासरणी विलयन में जब एक समान विलयन होता है तब हम इसमें नोटिस करते हैं। उसके बाद देखिए ये आप याद करिएगा, ये वो दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है जो हमने आपकी कॉपी में लिखवाया है और ये 100% हमारे बच्चों को आ जाएगा। प्रतिलोम परासरण से आप क्या समझते हैं? जो के विरुद्ध होता है। और उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मोल अंश, मोललता, मोलरता और द्रव्यमान प्रतिशतता। तो मेरे बच्चों को याद होगा कि अगर हम बात करें इन टॉपिकों की तो ये टॉपिक हमने आपको मोल अंश में फॉर्मूला लिखवाया था जिसको मोल प्रभाज भी कहते है कि नहीं, कि विलेय का मोल बराबर N/N+N, विलायक का मोल बराबर N/N+N। मोलरता शॉर्टकट फॉर्मूला बताएं मोलरता का तो M बराबर N/V इंटू 1000 है ना। मोललता स्मॉल m बराबर N/W इंटू क्या 1000। द्रव्यमान प्रतिशतता जिसको बताया था W/W% इक्वल टू क्या विलेय का भार बटे विलयन का भार गुणे 1000 है ना। और इन दोनों को होमवर्क में हम आपको दे रहे हैं, आपको याद होगा हमने लॉन्ग क्वेश्चन में करवाया था, आप उसको वहीं से कॉपी कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर आपके कोई डाउट्स है तो मुझे जरूर कहिए और इसके साथ ही साथ इसकी तैयारी एकदम अच्छे से करिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट। सभी हमारे बच्चे जो देख रहे हैं वो अच्छे परसेंट से पास होंगे, ये गारंटी है। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच।